हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली भारत सरकार के एक फैसले ने पूरी दुनिया में पैनिक क्रिएट कर दिया है और भारत सरकार के इस फैसले को लेकर के चाहे फॉरेन मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर रही है। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है क्योंकि भारत ने जो फैसला लिया है पूरी दुनिया में स्पेशली फूड मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये न्यूज है राइस एक्सपोर्ट बैन को लेकर। आप सबको पता होगा कि भारत सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस को एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में चावल की बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है क्योंकि अकेले भारत पूरी दुनिया के चावल एक्सपोर्ट मार्केट का 40% शेयर रखता था। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में राइस एक्सपोर्ट के मार्केट में यदि 40% चावल गायब हो जाता है तो उसका पूरे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। निश्चित तौर से यदि सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है चावल की प्राइस बहुत ऊंची जाएगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न यह है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राइस, दूसरा है मेज, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है व्हीट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो भारत ने कुछ ही दिन पहले चावल एक्सपोर्ट को लेकर के एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें चावल को एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया गया है। और जहां रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन बना हुआ है, वही भारत का ये कदम उसको और तेजी से बढ़ाने का काम कर रहा है। क्योंकि आप समझिए कि चावल एक ग्लोबल फूड है और पूरी दुनिया में इसको 3 बिलियन से भी ऊपर लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। और पूरी दुनिया में राइस प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत। लेकिन चीन में ही अकेले इतना ज़्यादा चावल की खपत हो जाती है कि वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाता है। लेकिन भारत चावल का एक्सपोर्ट करता है और वो थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, पूरी दुनिया के चावल एक्सपोर्ट का अकेले भारत 40% मात्रा हैंडल करता है। भारत कितना ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। आप इस ग्राफ में देखिए भारत के आसपास भी कोई देश नहीं टिकता है चावल एक्सपोर्ट के मामले में। तो निश्चित तौर से भारत सरकार के द्वारा चावल के ऊपर लगाया गया बैन इंटरनेशनल मार्केट में चावल को लेकर के एक वैक्यूम क्रिएट कर देगा जिसको कोई भी देश फिलहाल भर पाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि अगर चावल एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे थाईलैंड और तीसरे नंबर पे वियतनाम आता है। लेकिन फिलहाल ये दोनों देश भारत के वैक्यूम को फील नहीं कर सकते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के होगा, अफ्रीका के उन गरीब देशों का होगा जहां पे चावल की उपलब्धता बहुत कम है। और भारत सरकार का चावल के ऊपर बैन लगाने के बहुत सारे रीजन हैं और इनमें से पहला रीजन बताया जा रहा है अल नीनो, जिसकी वजह से भारत में अनइक्वल रेन हो रहा है। कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। और बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि वहां पे चावल की फसल खराब हो गई है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के इलाके में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से वहां सूखे से चावल की फसल खराब हो गई। तो दोनों तरीके से भारत में चावल की फसल खराब हुई है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत में चावल का इन्फ्लेशन, फूड ग्रेन्स का इन्फ्लेशन न बढ़ जाए, उसके लिए भारत में चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है। क्योंकि आप सोचिए कि भारत चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देश है और ऐसे समय में जब चावल का ग्लोबल डिमांड बढ़ेगा तो भारत में जो एक्सपोर्टर चावल के बैठे हुए हैं वो कुछ फायदों के लिए तो चावल एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन भारत में महंगाई बढ़ जाएगी और जो गरीब लोग हैं उन तक चावल आसानी से पहुंच न सकेगा। और क्योंकि भारत में अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके देश में चुनाव के समय में महंगाई बढ़ जाए। तो भारत सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में देते हुए चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है। अब यहाँ पे आप पहले थोड़ा अल नीनो को समझ लीजिए। तो आप इस फिगर में देखिए, जब नॉर्मल ईयर होता है तो ऑस्ट्रेलिया के पास के इलाके में समुद्र के सरफेस वाटर को बहुत गर्म कर देता है। लेकिन वही जब अल नीनो इफेक्ट आ जाता है तो आप देखिए इस फिगर में ऑस्ट्रेलिया के पास के जो पैसिफिक ओशियन है वहां से अल नीनो के इफेक्ट की वजह से साउथ अमेरिका की कोस्ट की तरफ बढ़ जाता है और वहां पे सरफेस टेम्परेचर को गर्म करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास के सरफेस टेम्परेचर को धीरे धीरे वो ठंडा करने लगता है। और इसकी वजह से प्रभाव क्या होता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में इस अल नीनो प्रभाव की वजह से सूखे जैसी स्थिति बन जाती है और सूखे की वजह से फसल प्रभावित होते हैं और उत्पादन भी कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अल नीनो के प्रभाव की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई है, तो उसकी वजह से भी फसल प्रभावित हुए हैं और बाढ़ की स्थिति में फसल के खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल अल नीनो भारत के मानसून को अफेक्ट करता है
और भारत पर यह कोई अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। तो निश्चित तौर से भारत ने जबरदस्त कदम उठाया है। भारत के फूड मिनिस्ट्री ने पिछले 1 साल में ये ऑब्जर्व किया है कि भारत में चावल के दाम लगभग 12% के आसपास इंक्रीज हो गए हैं। तो इन सबको देखते हुए फूड मिनिस्ट्री ने भारत में चावल की महंगाई न बढ़ने पाए, इसके लिए एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो निश्चित तौर से इस कदम से दुनिया में खलबली मचना तय था। अब बहुत सारे देश फूड इन्फ्लेशन के साथ साथ फूड ग्रेन की कमी से भी जूझेंगे और ये कंडीशन फूड मार्केट में इन्फ्लेशन को और तेजी से बढ़ाएगा। तो अब आगे क्या हो सकता है? तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे देश की सरकारें ये पॉसिबल है कि डायरेक्ट भारत सरकार से बात करें ताकि उनको फूड ग्रेन मिल सके, उनके देश के लिए फूड को सुनिश्चित किया जाए। खास तौर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश, आप देखेंगे ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसे मैसेज उनकी तरफ से भारत सरकार को जरूर आएंगे। और ये ऐसा पहला कदम नहीं है भारत सरकार का जब भारत ने फूड ग्रेन को बैन किया हो। इससे पहले भी भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। और इसके अलावा भारत अपने शुगर एक्सपोर्ट को भी धीरे धीरे कम कर रहा है और बताया जा रहा है कि भारत शुगर पर भी बैन लगा सकता है। और आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में पहले नंबर पे शुगर एक्सपोर्ट के मामले में ब्राजील आता है, जो पूरी दुनिया का लगभग 35% अकेले इस मार्केट को संभालता है। इसके बाद भारत का नंबर आता है जो पूरी दुनिया के शुगर मार्केट का लगभग 20% अकेले संभालता है। तो ऐसी न्यूज आ रही है कि भारत शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा सकता है। तो एक तो भारत में शुगर केन की फसल खराब हुई है जिसकी वजह से प्रोडक्शन घटा है, और दूसरा कारण ये है कि भारत अगले 2-3 सालों में ये प्लान कर रहा है कि गाड़ियों में यूज होने वाले डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाया जाए और उसे 20% तक पहुंचा दिया जाए। तो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आप सबको पता है शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कदम से भी पूरी दुनिया अभी से सहमी हुई है कि भारत शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा सकता है। और दुनिया के कई देश पहले से ही भारत के ऑप्शंस को ढूंढने में लगे हुए हैं कि भारत यदि शुगर पे बैन लगा देता है तो उनके लिए कौन से ऑप्शनल मार्केट हो सकते हैं जहां से वो शुगर को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से देखिए, भारत में एक समय था जब इतना ज्यादा फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, इतनी बड़ी मात्रा में फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था कि हम अपने लोगों को ही खाना खिला सके। आज भारत इतना ज्यादा फूड ग्रेन्स उत्पादन करता है कि अपनी जनता को तो सर्व करता ही है, साथ ही दुनिया में अपने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करता है। और भारत जब इस तरीके का निर्णय लेता है तो पूरी दुनिया पर उसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर से कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने यह फैसला भारतीय लोगों को हित को देखते हुए लिया है ताकि भारत के लोगों को सस्ते दर पे अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि भारत में लोगों को अनाज के लिए महंगाई का सामना न करना पड़े। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, और प्रश्न ये था कि राइस, मेज, सोयाबीन या व्हीट, इनमें से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्हीट यानी गेहूं। गेहूं खरीफ का फसल नहीं है और तीनों राइस, मेज और सोयाबीन ये तीनों खरीफ की फसल हैं। खरीफ की फसल होने का मतलब है जो इस वर्षा ऋतु के समय में लगाए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर तक उनकी कटाई की जाती है। गेहूं की फसल रबी की फसल है जो शीत ऋतु में लगाई जाती है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।